हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ़ंड ऑफ टैक्सेस कि आप टैक्स का रिफ़ंड कब ले सकते हैं। तो चलिए सिचुएशंस पढ़ते हैं कि सिचुएशंस फॉर रिफ़ंड क्लेम्स अंडर जीएसटी। जो भी हम रिफ़ंड क्लेम करते हैं जीएसटी के अंडर, उसमें क्या क्या सिचुएशंस है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ़ंड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। देखो, जो भी कैटेगरीज आती हैं जिसके अंडर हम क्लेम लेते हैं, रिफ़ंड लेते हैं, तो वो होती हैं ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स या फिर जो सप्लाईज की जाती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा तो मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके नेम्स मैंने मेंशन किए हैं, जिनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं वो भी अलग से सेट की गई हैं। तो जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनको जो सप्लाई की जाती है या जो चीज़ें एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं वो उनको हम ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कहते हैं। ठीक है, इन द आईजीएसटी एक्ट। तो आईजीएसटी एक्ट के अंडर ये सब हमारी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं। तो अगर जो सप्लायर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सप्लाई दे रहा है, उस सप्लायर को क्लेम मिल सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, जो भी सप्लाई चाहे गुड्स की हुई है या गुड्स और सर्विसेज की हुई है, तो वो सप्लायर जिसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गुड्स सप्लाई की हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट पे भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, चाहे जो सप्लायर ने की है वो नॉन टैक्सेबल है, चाहे एग्जाम सप्लाईज है, जो सप्लायर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। जो भी पर्सन रिफंड ले रहा है, क्लेम कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, उसके पास दो ऑप्शंस होती है। ठीक है, या तो वो बॉन्ड के अंडर एक्सपोर्ट कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को का जो रिफंड है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी के अंडर अगर वो पेमेंट कर रहा है तो वो रिफंड ले सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 54 के अंडर वो रिफंड क्लेम कर सकता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अगर जो सप्लाईज हैं वो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज है, तो उस सिचुएशन में अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन को। तो सेकंड पॉइंट है प्रोविजनल रिफंड इन केस ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। तो हमारा जो जीएसटी लॉ है वो जो एक तो टोटल रिफंड क्लेम है, उसके साथ साथ वो प्रोविजनल रिफंड प्रोवाइड करता है। कितना? टोटल रिफंड क्लेम का 90% हमें प्रोविजनल रिफंड देता है। ठीक है, तो वो रिफ़ंड कब मिलता है? अगर जो क्लेम है रिलेट्स फॉर रिफ़ंड अराइजिंग ऑन, अगर मैंने जैसे आपको पिछले पॉइंट में भी समझाया था, अगर सप्लाईज ज़ीरो रेटेड सप्लाईज है तो उस अकाउंट पे हमें वो रिफ़ंड मिल सकता है। जो प्रोविजनल रिफ़ंड है वो उसकी अब लिमिट्स दी गई है कि वुड बी पेड विद इन 7 डेज। एक्नॉलेजमेंट देने के 7 डेज़ के अंदर अंदर प्रोविजनल रिफ़ंड पे किया जाएगा। अगर जो एक एक्नॉलेजमेंट है रिफंड की वो कब इशू होती है? विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज। ठीक है, बट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, अगर जो रिफंड है वो इंटीग्रेटेड टैक्स के बेस पे है, अगर हमने ज़ीरो रेटेड सप्लाईज पे इंटीग्रेटेड टैक्स पे किया है उसके ऊपर जो रिफंड है, तो जो एक्नॉलेजमेंट है वो 3 डेज़ के अंदर अंदर इशू की जाएगी। जो प्रोविजनल रिफंड है वो उस सप्लायर को नहीं दिया जाएगा जो सप्लायर, देखो, जिस ईयर में वो रिफ़ंड क्लेम कर रहा है उसके पिछले 5 सालों में अगर उसके ऊपर कोई भी केस चला है। ठीक है, तो लिखा है ना कि रिफंड पीरियड वाज प्रोसिक्यूटेड, कोई भी केस चला है तो उस केस में उसको प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, पेमेंट ऑफ रॉन्ग टैक्स। तो ये है पेमेंट ऑफ रॉन्ग टैक्स। देखो, अंडर जीएसटी ऐसा होता है कई बार
कि हम एक पर्सन जो टैक्सेबल पर्सन है वो इंटीग्रेटेड टैक्स पे कर देता है इंस्टेड ऑफ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक है। SGST और CGST की जगह IGST पे कर देता है। क्यों ऐसा होता है? देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस को देखते हुए ही हम ये डिसाइड करते हैं कि जो सप्लाई की गई है वो किस जगह से की गई है, और उस जगह के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे किया जाता है कि वेदर इट इज़ विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। सेंट्रल है या IGST लगेगी, इस पे SGST लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर ऐसा हो गया कि IGST पे कर दिया CGST SGST की जगह, या CGST SGST पे कर दिया IGST की जगह, तो इस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। इन सच केसेस तो क्या होता है कि जो भी, अगर हम इन केसेस में जब हम एप्रोप्रिएट पेमेंट करते हैं टैक्स की, तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है। और जो भी रिफंड क्लेम किया गया था, हमने टैक्स गलत पे किया है ना, हमें पे करना था SGST CGST का, बट कर दिया IGST का, तो जो भी रिफंड क्लेम किया था हमने, जो भी टैक्स पे किया हमने, और उसके ऊपर जो भी रिफंड क्लेम किया पहले, वो अब एंटरटेन होगा, will be entertained without subjecting it to the provision of unjust enrichment। unjust enrichment का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन ने बेनिफिट लिया हो, when a person has retained benefit, ठीक है, कोई ऐसा बेनिफिट लिया जो कि उसको नहीं बल्कि किसी और पर्सन को बिलोंग करता था, तो उस केस में जो लॉ है तो उसको प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही एंटरटेन करेगा, ठीक है। तो ये था पेमेंट ऑफ रॉन्ग टैक्स के केस में। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, क्लेम बाय अ पर्सन हु हैज़ बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखो, एक टैक्सेबल पर्सन के से जो टैक्स कलेक्ट किया गया है, अगर वो जितना सप्लाईज के ऊपर टैक्स ड्यू था उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लिया गया है, तो वो जो बाकी की अमाउंट है वो गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो लॉ ने एक प्रोविज़न बनाता है, उसमें बनाई गई है कि जो भी पर्सन है जिसके साथ हु हैज़ बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, वो क्या कर सकता है, रिफ़ंड क्लेम के लिए फ़ाइल कर सकता है कि उसे रिफ़ंड क्लेम करना है, ठीक है। जब वो फाइल कर देगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग फाइल करना पड़ेगा, एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट 2017, ठीक है। क्लेम बाय अ पर्सन, ठीक है, वो पर्सन क्लेम कर सकता है हु हैज़ बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये आपको समझ आया, ठीक है। क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा हो गया है कि उसको मतलब टैक्स ज़्यादा कलेक्ट कर लिया गया है जितना बनता था सप्लाईज के ऊपर, तो उस केस में वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिफंड्स टू कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। Casual non-resident taxable person has to pay tax in advance at the time of registration, ठीक है। देखो, इसमें क्या है कि जो कैजुअल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वो जो है टैक्स को एडवांस में पे करते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वक्त। जो रिफंड है वो कब ड्यू होगा उन पर्सन को, एट द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड के एंड पे उनको रिफंड ड्यू होगा। क्योंकि हो सकता है कि जो उन्होंने टैक्स एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि कितनी हमारी लायबिलिटी बनती है, बट हाँ, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया, शायद वो ज़्यादा था एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, मतलब जितने टैक्स के लिए हम लायबल हैं, हो सकता है कि हमने उससे ज़्यादा पे कर दिया था, ठीक है, जो भी उन्होंने सप्लाईज की थी उसके ऊपर, तो उसके लिए उनको रिफ़ंड दे दिया जाता है रजिस्ट्रेशन पीरियड के एंड पे आके। तो देखिए, अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो भी हम रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड में, वो तब तक नहीं दिया जाएगा, वो अमाउंट जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दी थी टैक्स की, वो तब तक रिफ़ंड नहीं की जाएगी हमें, जब तक कि हम अपने जो रिटर्न्स हैं, जो जितने भी ड्यू रिटर्न्स हैं, सबको फ़ाइल कर दें, ठीक है। जब तक हम फाइल नहीं करेंगे तब तक वो अमाउंट हमें रिफ़ंड नहीं होती है। उसके बाद ही अगर हमने अपनी रिटर्न्स को फाइल कर दिया है, उसके बाद ही हमें वो रिफ़ंड ग्रांट किया जाएगा। क्लियर। 6th पॉइंट है refund to UN bodies and other notified agencies।
जो सप्लायर ने जो भी सप्लाईज की हैं यूएन बॉडीज़ को, या फिर जो एम्बेसीज सेट की जाती है ना इंटरनेशनली, तो वो एग्जम्प्ट है, मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जीएसटी एज पर द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग उनको जीएसटी पे करने से एग्जाम किया जाता है। तो जो ये एग्जाम्पशन है वो किससे, मतलब किस तरीके से ऑपरेशन की जाती है, बाय वे ऑफ रिफंड मैकेनिज्म। ठीक है, जो भी रिफंड मैकेनिज्म बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा वर्क करता है। तो जो भी एक टैक्सेबल पर्सन है वो इन बॉडीज़ को जो सप्लाईज दे रहा है वो चार्ज टैक्स ड्यू। ठीक है, और वही टैक्स रेमिट द सेम टू गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, जो वो टैक्स वो सप्लाईज कर रहा है, ठीक है, तो जो उस पर जो टैक्स ड्यू चार्ज हो रहा है वो गवर्नमेंट अकाउंट में रेमिट कर सकता है। However, the UN bodies and other entities notified under Section 55 of the CGST Act 2017 can claim refund of taxes paid by them. जो भी यूएन बॉडीज़ हैं या अदर एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी टैक्स पे किया है परचेज़ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सप्लायर्स यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और वो जो बॉडीज़ हैं वो गुड्स को परचेज़ कर रही हैं या सर्विसेज को परचेज़ कर रही हैं, तो उसके ऊपर जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसका वो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको सेक्शन भी मेंशन किया कि सेक्शन 55 के अंदर तो जो भी क्लेम्स हैं वो the claims has to be made before the expiry of 6 months from the last day of the quarter in which such supply was received. देखो, फ्रॉम द लास्ट ऑफ क्वार्टर, जिस क्वार्टर के लास्ट डेट में हमें लास्ट डे को हमने वो सप्लाई रिसीव की, मतलब जो यूएन बॉडीज़ ने जब वो सप्लाई जो रिसीव की है टाइम बताया गया है कि लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स आर देयर इन 1 ईयर। ओके, सो उस जिस क्वार्टर में सप्लाई रिसीव किया उस क्वार्टर के लास्ट डे को उस लास्ट डे से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, वो क्लेम उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम उसको रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो था कि रिफंड टू यूएन बॉडीज एंड अदर नोटिफाइड एजेंसीज। अब होप्स आपको समझ आया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। सो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे, तो इसमें बताया गया कि सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट 2017 में क्या गया है कि जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है, ठीक है, गुड्स उसने इंडिया में प्रोक्योर की हैं और जब वो उसका हमारी कंट्री को मतलब इंडिया को वाइल लिविंग द कंट्री सीक रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड बाय देम। ठीक है, उस पर्सन ने जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है इंडिया में गुड्स प्रोक्योर किए हैं वो कंट्री को लीव करते वक्त इंटीग्रेटेड टैक्स जो उसने पे किया था गुड्स के ऊपर वो उसके लिए रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, रिफ़ंड मांग सकता है। जो टूरिस्ट की टर्म यहाँ पे मेंशन की गई है उसका क्या मतलब है, रेफर्स टू एनी पर्सन हु इज़ नॉट नॉर्मली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, रेजिडेंट की भी कंडीशंस बताई गई है कि एक पर्सन कब इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है। तो नॉर्मली इसकी कंडीशन है कि अगर वो उसका स्टे इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा होता है तो वो रेजिडेंट माना जाता है इंडिया का। तो मतलब जो मंथ्स डिस्क्राइब किए गए हैं, डेज बताए गए हैं एक पर्सन को इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए, तो कहते हैं कि जो हु इज़ नॉट नॉर्मली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन मंथ्स फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस। ठीक है, जो भी जितने भी डेज़ के लिए उसने लेजिटिमेट पर्पस के लिए जितने भी डेज़ वो उसने स्टे किया है, ठीक है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं है बट ही स्टेड इन इंडिया, मतलब उस मंथ्स को उसने क्वालिफाई नहीं किया रेजिडेंट को होने के लिए, उसने उन मंथ्स को क्वालिफाई नहीं किया, तो उस पर्सन को हम टूरिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो वो पर्सन भी रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर रिफ़ंड ऑफ टैक्सेस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, उसके टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।